लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। नौकरी प्यारा है या जान? ये सिर्फ फिल्मी बातें नहीं हैं। सच में एक विधायक ऐसा था जो आईपीएस को भी कुछ नहीं समझता था और ना ही आईएएस को। यहां तक कि सीबीआई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि महारानी सीरीज में दिखाया गया दुलारी यादव असल जिंदगी में वो विधायक माना जाता है जिसकी दीदी भी सीएम थी और जीजा भी, और मौजूदा राजनीति में वो आरजेडी के कंस मामा के नाम से जाने जाते हैं। कंस मानते हैं अपने मामा को? भागीना जोगा कंस मानेगा। वो विधायक जिस पर आज तक शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोप साबित नहीं हो सका, पर क्लीन चिट मिलने के बाद भी खबरों में वही दोषी हैं। ये कहानी है बिहार की, उस बिहार की जिसे 90 के दशक में लोग लालू राज के नाम से जानते थे। ये कहानी उस दौर की है जब सत्ता और अपराध सरेआम हाथ में हाथ डालकर साथ चलते थे। और इस कहानी का हमारा किरदार कोई सामान्य बाहुबली नहीं है जिसने संघर्ष करके जगह बनाई हो। इनका रास्ता तो सीधे शाही महल से होकर निकला था। नाम था अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पर बिहार की जनता, पुलिस और प्रशासन इन्हें साधु यादव के नाम से जानता था। सोचिए ना, जिस शख्स के सिर पर खुद सीएम हाउस का हाथ हो, उसकी क्या धाक रही होगी। और जरूर रही होगी, लेकिन यह धाक तब कम हो गई जब गोपालगंज के साधु यादव का आमना सामना सिवान के सुल्तान यानी साहबुद्दीन से हुआ। आज हम आपको साधु यादव की उस पूरी सल्तनत की कहानी सुना रहे हैं जहां राजनीति का रौब, अपराध की खुली छूट और बाहुबल की बेपरवाह ताकत एक साथ मिलकर काम करती थी। आज वो कहानी भी बताएंगे जहां प्रशांत किशोर का आरोप सीधे सीधे बिहार के डिप्टी सीएम का कनेक्शन साधु यादव से जोड़ रहे हैं, उनके पुराने कांड से जोड़ रहे हैं, उस कांड से जहां रेप और डबल मर्डर का आरोप है। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। तो कुल मिलाकर आज कहानी में विधायक है, बाहुबली है, बिहार की राजधानी है और एक परिवार जिसके राज में अनिरुद्ध प्रसाद बन गए साधु यादव। साधु यादव का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो गोपालगंज के एक साधारण से परिवार से आते थे, लेकिन जब उनके जीजा लालू प्रसाद यादव सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो साधु की किस्मत का ताला खुल गया। लालू जी ने अपने दोनों साले साधु और सुभाष को राजनीति में उतारा, लेकिन जो रुआब साधु यादव ने दिखाया वो किसी और के हिस्से नहीं आया। ये वो दौर था जब साधु यादव को लालू राबड़ी राज का अघोषित पावर सेंटर माना जाता था। उनकी ताकत का स्रोत पटना का मुख्यमंत्री आवास था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह कहा जाता है कि सीएम हाउस के अंदर और बाहर साधु की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था। प्रशासनिक काम हो, किसी बड़े अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो या कोई बड़ा सरकारी ठेका फंसा हो, अंतिम मुहर साधु यादव की ही लगती थी। उनकी बात का मतलब सीधे ऊपर का आदेश माना जाता था। अब एक बाहुबली के लिए इससे अच्छी ढाल क्या हो सकती है। उन्हें किसी कानून या नियम की परवाह नहीं करनी थी, क्योंकि उनके नाम के पीछे सीधे मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा हुआ था। इसी ताकत के दम पर साधु यादव ने राजनीति की सीढ़ियां फांदनी शुरू की। वो साल 2000 में गोपालगंज से विधायक बने और फिर 2004 में सीधे दिल्ली की संसद में पहुंच गए, यानी लोकसभा के सांसद बन गए, माननीय बन गए। ये कोई सामान्य राजनीतिक सफर नहीं था, ये तो सीधे सीधे सत्ता के संरक्षण में पनपा बाहुबल था, जहां जीत हमेशा तय होती थी। अब देखिए, साधु यादव के राजनीतिक करियर को ना उनके अपराधों से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता था। असल में तो उनका राजनीतिक रुतबा ही उनके अपराधों को सुरक्षा देने के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने खुलेआम दिखाया कि राजा का साला कानून से ऊपर है।
और ये कोई मेरी बात नहीं है, आप तमाम घटनाक्रम को देखिए जो इस बात का सबूत देता है। पहला, साल 1999, शिल्पी जैन हत्याकांड। यह साधु यादव के जीवन का वो काला दाग है जिसे बिहार की जनता भूल कर भी भूल नहीं पाई। जुलाई 1999 में पटना के एक कोठी से शिल्पी जैन का अर्धनग्न शव मिला। ये कार उसी विधायक के क्वार्टर नंबर 12 के पास खड़ी थी जो साधु यादव को अलॉट था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबकी रूह कपा दी। ये साफ साफ गैंगरेप और हत्या का मामला था। जब सीएम के साले का नाम इसमें उछला तो पूरे देश में भूचाल आ गया। इल्जाम लगा कि साधु यादव और उनके गुर्गों ने यह जघन्य अपराध किया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। राजनीतिक दबाव इतना बड़ा था कि केस सीबीआई को देना पड़ा। सीबीआई ने जांच शुरू की और पाया कि मल्टीपल सीमेन सैंपल मौजूद थे, यानी डीएनए टेस्ट जरूरी है। और यहीं पर साधु यादव ने अपनी सत्ता के सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीबीआई को ब्लड सैंपल देने से साफ साफ मना कर दिया। सत्ता का कवच इतना मजबूत था कि केंद्रीय जांच एजेंसी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। सीबीआई को 2003 में सबूतों के अभाव में केस बंद करना पड़ा। यह न्यायिक प्रक्रिया का गला घोटना था। बकायदा इस पूरे घटना को फिल्मी तरीके से महारानी नाम के वेब सीरीज में भी दिखाया गया है, जो आप शुरुआत में ही देख चुके हैं। आप ये सीरीज देखेंगे ना तो आपको उस खौफ का पता चलेगा। हालांकि सीरीज में काफी कुछ नाटकीय है, लेकिन सच्ची घटना पर आधारित है, जो उस समय के बाहुबल को दिखाता है कि जब एसपी फौज लेकर जाता है तो उन्हें बंदूक के दम पर घेर लिया जाता है। जब वो खून का सैंपल मांगते हैं तो बाहुबली मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हम खून तुम्हें नहीं देंगे, ये तो देश की सेवा के लिए है। सीमेन का सैंपल मांगते हैं तब वो कहते हैं कि जब हम तुमको खून ही नहीं दिए तो कितने लीटर खून को जोड़कर वीर्य बनता है, हम तुम्हें वो कैसे दे सकते हैं। ये सब कुछ मैं बता रहा हूं कि फिल्म में नाटकीय ढंग से दिखाया गया है, लेकिन उस समय के बाहुबल को उजागर करता है। फिल्म तो नाटकीय ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सच बयां कर जाता है जो अक्सर छुपी रह जाती है। खैर, हम कहानी पर वापस लौटते हैं। लेकिन ये खौफ जो है ना साधु यादव का, यही खत्म नहीं हुआ। शिल्पी के भाई प्रशांत ने जब 2006 में इस केस को दोबारा खुलवाने की हिम्मत की तो उसे किडनैप कर लिया गया। यह घटना साफ साफ बताती है कि सत्ता जाने के बाद भी साधु यादव का खौफ कितना गहरा था और कैसे वो अपनी आपराधिक गतिविधियों को ढकने के लिए किसी भी हद से गुजर जा सकते थे। बाकी मौजूदा राजनीति में यह केस खूब चर्चे में है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि इस कांड में मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नामजद थे। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और सम्राट चौधरी से जुड़ी पूरी कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं कि किस नरसंहार में उनका नाम सामने आया है, जिसमें 7 लोगों का नरसंहार का उन पर आरोप है और इसके बाद 11 गवाहों को मारने का भी आरोप है जो उनके पिता पे है। सब कुछ आप समझिए कि मीडिया में दर्ज है, आर्टिकल छपे हुए हैं और बहुत पुरानी कहानी है 1995 की, जो आज तक अनसुलझी है। उम्र का भी इसमें बहुत झोल है, एक तरह से कहें तो। आप वो पूरी कहानी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहानी देखने के बाद आप अपना जो भी सोचते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साधु यादव के कांड नंबर 2 की। साल 2004 में बंदूक की नोक पर आईएएस अधिकारी से दस्तखत। यह घटना बिहार के जंगल राज की सबसे खतरनाक तस्वीर पेश करती है। बात 2001 की है। साधु यादव उस वक्त विधायक थे और उन्हें एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करवाना था। पटना के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनके सिन्हा ने नियम कानून बताकर ट्रांसफर करने से मना कर दिया, यानी कि वो लीगली ऐसा नहीं करना चाहते थे। नियम साधु यादव के लिए सिर्फ एक मजाक था। उन्होंने क्या किया, वो हथियार से लैस अपने लठैतों को लेकर कमिश्नर सिन्हा के दफ्तर में घुस गए, सीधे इन्वेड कर दिया। सरेआम दिन दहाड़े उन्होंने एक सीनियर आईएएस अधिकारी को बंदूक की नोक पर धमकाया और उनसे जबरन ट्रांसफर के कागजात पर साइन करवा लिए। सोचिए, राजधानी में सरकारी दफ्तर के अंदर मुख्यमंत्री के साले का यह हाल था।
इस घटना से बड़ा सबूत क्या होगा कि उस वक्त प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से टूट चुका था बिहार में। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन लालू राज में यह फाइल दबी रही। बाद में जब सत्ता पलटी तो 2022 में कोर्ट ने साधु यादव को दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई। आप समझ रहे हैं, करीब 22-23 साल बाद। यह उनके सत्ता और बाहुबल के टकराव की सबसे बड़ी निशानी थी, जिसमें आप समझ लीजिए कि 2 दशक के बाद कुछ चीज जो है वो निकल कर सामने आया। बात करते हैं तीसरे नंबर के कांड की, गंगा जल में दबंगई और घोटालों में भागीदारी। साधु यादव का रुतबा बिहार में इतना ज्यादा था कि 2003 में बनी हिट फिल्म गंगा जल में खलनायक का नाम ही उनके नाम पर रखा गया था, साधु यादव। यह फिल्म अगर आपने देखी होगी अजय देवगन की, जिसे प्रकाश झा ने बनाया था, तो आपको यह कैरेक्टर अच्छे से याद होगा, साधु यादव। यह किरदार उस वक्त बिहार के सत्ता संरक्षित बाहुबलियों की छवि को दिखाता था, जिसको लेकर उन्होंने खूब बवाल काटा साधु यादव। इसके अलावा साधु यादव का नाम सिर्फ मारपीट और धमकाने तक ही सीमित नहीं रहा, वो फ्लड रिलीफ स्कैम जैसे वित्तीय घोटालों में भी फंसे थे। 2007 में उन्हें इस मामले में सरेंडर करना पड़ा, यानी उनका दखल प्रशासनिक नियंत्रण से लेकर सरकारी फंड्स की हेराफेरी तक फैला हुआ था। आगे अब आते हैं साधु यादव के जिंदगी के उस अध्याय पर जहां शहाबुद्दीन से दोस्ती, टक्कर और दुश्मनी की कहानी है। तो देखिए, लालू राज की कहानी बिहार के 2 सबसे बड़े बाहुबलियों के बिना अधूरी है। साधु यादव जो पटना से पावर सेंटर थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के बेताज बादशाह। ये दोनों लालू यादव जी के लिए मांसपेशियां थे, जो आरजेडी के ताकत का आधार थे। सिवान और गोपालगंज आसपास हैं। लालू यादव ने इन दोनों को पूरा संरक्षण दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि ये दोनों लालू की सत्ता के पूरक थे। शहाबुद्दीन जहां अपने खौफ और दबंगई से मुस्लिम यादव वोट बैंक को अपने कब्जे में रखते थे, वहीं साधु यादव अपने प्रशासनिक पकड़ से लालू राज को मजबूत करते थे। दोनों का काम अलग था, लेकिन मकसद एक, आरजेडी की सत्ता को अजेय बनाना। शहाबुद्दीन को सिवान में साहब कहा जाता था, जो हर तरह के मामले को हल कर देते थे, और साधु यादव पटना में बैठकर उन साहबों के लिए सत्ता के दरवाजे खोलते थे। जब तक दोनों के हित सधते रहें, तब तक उनके बीच तालमेल बना रहा। लेकिन जल्दी ये कहानी बदल गई, क्योंकि 2 तलवारें एक मयान में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। फिर हुआ ये कि साधु यादव और शहाबुद्दीन के बीच जो अंदरूनी टेंशन चल रही थी किसी न किसी चीज को लेकर, वो 2005 आते आते सबके सामने आ गई। मामला शुरू हुआ आरजेडी की एक बड़ी मीटिंग में। शहाबुद्दीन वहां सीधे सीधे पार्टी में चल रहे परिवारवाद पर हमला बोल देते हैं, और इसका मतलब साधु यादव से था। शहाबुद्दीन ने तो ये तक कह दिया कि साधु यादव का इतना ज्यादा दखल हो गया है कि इसी वजह से पार्टी डूब रही है, इसलिए लालू जी को उन्हें तुरंत ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अब साधु यादव इस बात पर कहां चुप बैठने वाले थे। शहाबुद्दीन हो बाहुबली कहीं का, वो तो मुख्यमंत्री के साले थे। उन्होंने तुरंत मोर्चा खोला और शहाबुद्दीन को सबके सामने बिहार का बड़ा क्रिमिनल, किडनैपर और मुस्लिम समुदाय पर धब्बा तक कह दिया। साधु ने तो खुलेआम चेतावनी दे डाली कि जब तक ये आदमी पार्टी में रहेगा, यानी कि शहाबुद्दीन, आरजेडी फिर कभी उठ नहीं पाएगी। ये लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा संकट था। एक तरफ थे उनके साले साहब और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की मजबूरी। कमाल की बात है कि लालू ने परिवार को छोड़कर शहाबुद्दीन को चुना। उन्होंने सबके सामने शहाबुद्दीन को पार्टी का मजबूत पिलर बताया और साधु के आरोपों को यह कहकर टाल दिया कि साधु तो बस मुसलमानों की पॉपुलैरिटी से जलने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, लालू ने साधु को और तगड़ा झटका देने के लिए क्या किया आपको पता है? वो सीधे साधु यादव के इलाके गोपालगंज गए और वहां शहाबुद्दीन के एक समर्थक के घर खाना खाया। ये सीधे सीधे साधु को अपमानित करने जैसा था। साधु बेचारे अपने जीजा के इस एक्शन से बहुत निराश हुए और गुस्से में लालू को, यानी कि पार्टी सुप्रीमो को, कठपुतली तक कह डाला। बोले कि शहाबुद्दीन जैसे लोग उन्हें नचा रहे हैं। साधु ने चेतावनी भी दी कि अगर शहाबुद्दीन का साथ नहीं छोड़ा
तो आरजेडी अगली बार हार जाएगी। अब यहां सोचने वाली बात यह है ना कि जहां पूरी दुनिया एक कहावत के आगे झुक जाती है कि पूरी दुनिया एक तरफ और जोड़ू का भाई एक तरफ, वैसे में लालू जी ने अपने साले का साथ छोड़कर शहाबुद्दीन को गले क्यों लगा लिया? सीधी बात है, राजनीति की जरूरत थी। MY समीकरण मतलब आरजेडी का वही मुस्लिम यादव वाला खेल, और MY फैक्टर को साधने के लिए शहाबुद्दीन अनिवार्य थे, जबकि साधु की ताकत तो बस पारिवारिक संरक्षण पर टिकी हुई थी। लालू नहीं तो साधु नहीं। लालू ने साफ दिखा दिया कि उनके लिए पॉलिटिक्स पहले है, रिश्ते बाद में। यहीं से साधु यादव का राजनीतिक करियर खत्म होना शुरू हो गया। लालू परिवार का संरक्षण हटते ही साधु यादव का सफर ढलान पर आ गया। इधर 2005 के चुनाव में आरजेडी भी बुरी तरह से हार गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। इस हार के बाद लालू परिवार ने जंगल राज की छवि और पार्टी की असफलता का ठिकरा भी साधु यादव और उनके भाई सुभाष पर फोड़ दिया। देखते ही देखते 2005 में लालू परिवार ने साधु से आधिकारिक तौर पर रिश्ता तोड़ लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में तो लालू ने साधु को उनकी अपनी सीट गोपालगंज से टिकट तक नहीं दिया पार्टी का, बल्कि वो सीट दूसरी पार्टी को दे दी। ऐसे में साधु यादव की क्या ही इज्जत रह गई अपने क्षेत्र में। फिर आरजेडी से बाहर होने के बाद साधु यादव ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, पर उनकी हवा निकल चुकी थी। उनका रुआब और बेस सब बिखर गया। उन्हें लगातार 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये बात पक्की हो गई कि लालू राबड़ी का हाथ हटते ही उनका बाहुबल और राजनीतिक जमीन दोनों ही जीरो हो गया। उन्होंने अकेले लड़ने के लिए खुद की पार्टी भी बना ली, गरीब जनता दल सेकुलर। इसके अलावा वो चुनावी मैदान में बने रहने के लिए कभी बसपा, कभी कांग्रेस, तो कभी जन अधिकार पार्टी के साथ जुगाड़ बिठाते रहे। उनका ये भटकना दिखाता है कि सत्ता से दूर होने पर बाहुबली नेता एक जगह टिक नहीं पाते हैं। हालांकि सत्ता खोने के बाद भी साधु यादव खुद को बिहार की पॉलिटिक्स में बनाए रखने की कोशिश करते रहे। आगे चलकर यह गुस्सा सीधे लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर निकला, क्योंकि पावर का एक तरह से ट्रांसफर है। लालू जी के जगह पर अब तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और माने जा रहे हैं कि अगर जीती आरजेडी चुनाव, बहुमत हासिल कर ली, तो वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ऐसे में अब साधु यादव का जो है टारगेट भी शिफ्ट हो गया है। आपको याद होगा जब तेजस्वी की दूसरे धर्म में शादी हुई तो साधु यादव को लालू परिवार पर खुली बगावत करने का मौका मिल गया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी को सीएम बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए और पटना आने पर उनका जूते चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। अपने भांजे के लिए उन्होंने ऐसा कहा। साधु यादव ने अपनी बहन राबड़ी देवी और भांजियों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने धमकी दी कि उन्हें सब कुछ पता है और वो उनकी पोल खोल देंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि अगर वो चाहें तो गोपालगंज में आरजेडी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। ये सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं, ये सीधे सीधे आरजेडी की विरासत यानी तेजस्वी यादव पर अपने ही मामा का हमला था, जो लगातार जारी है। लेकिन तब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मामा को तुरंत धमकी देकर इस विवाद पर परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला था। आपको पता है, साधु यादव को तो उनके विरोधियों के तरफ से कंस मामा भी कहा जाता है, यानी कि आरजेडी की तरफ से उन्हें कंस मामा की उपाधि दे दी गई है, क्योंकि अब उनकी लड़ाई अपने ही भांजे से है। बाकी साधु यादव का ये गुस्सा दिखाता है कि वो किसी तरह से खुद को फिर से जरूरी साबित करना चाहते हैं, खासकर तब जब उन पर कानूनी दबाव भी है। साधु यादव अब विरोधियों के लिए लालू परिवार को बदनाम करने का एक टूल बन गए हैं। इन सभी चीजों के बीच साधु यादव अभी भी कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। 2001 वाले मामले में उन्हें 2022 में 3 साल की सजा मिली और जून 2024 में उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। ये सब उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े करता है। हाँ, लेकिन एक कमाल की बात यह है कि हाल के ही इंटरव्यू में साधु यादव के तेवर थोड़े से नरम दिखाई दिए हैं। इससे अटकलें लग रही थी कि कहीं वो बिहार चुनाव 2025 से पहले लालू परिवार में वापसी की जगह तो नहीं तलाश रहे हैं, कहीं कोई जुगाड़ तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये लचीलापन साधु यादव की पॉलिटिक्स का कोर है। क्योंकि बाहुबली बिना संरक्षण के नहीं चलता है,
इसलिए उन्हें फिर से किसी पावरफुल आदमी की जरूरत है। आज साधु यादव राजनीति से किनारे लग चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें बताती है कि जब राजनीति परिवारवाद और अपराध का कॉकटेल बनता है तो ऐसा बाहुबली पैदा होता है जिसकी ताकत किसी भी कानूनी या नैतिक सीमा को नहीं मानती। उनका नाम हमेशा लालू राबड़ी राज के सबसे शक्तिशाली, सबसे विवादित और सबसे बेपरवाह बाहुबली के रूप में याद किया जाएगा। अंत में एक बात और, हाल ही में ही एक जर्नलिस्ट जब साधु यादव से शिल्पी गौतम हत्याकांड पर सवाल पूछ रहे थे तो साधु यादव एकदम तिलमिला गए। उनका कहना है कि उन्हें तो क्लीन चिट मिल चुका है, पर मौजूदा राजनीति में प्रशांत किशोर बिहार के जंगल राज वाले चिट्ठे खोल रहे हैं और इस केस की भी बात खूब तेज हो रही है। यहाँ तक कि 15-15 साल पुराने, 20-20 साल पुराने कई चीज़ें निकलकर बाहर आ रही है। शिल्पी के परिवार वालों के भी इंटरव्यू बाहर आ रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या साधु यादव इस केस में फिर से फंसते हुए नजर आएंगे क्या? अब इस बात का पता जल्द ही चल जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो ऐलान किया था कि वो इस केस से, शिल्पी गौतम हत्याकांड से सीएम, जो अभी डिप्टी सीएम है ना, सम्राट चौधरी, उनका कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर सम्राट चौधरी का कनेक्शन वो साबित कर पाते हैं, तो क्या इसमें फिर से साधु यादव भी नपेंगे? ये सब कुछ आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर प्रशांत किशोर ने जैसा कहा है, अगर वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साबित कर पाते हैं, तो जैसा कि उन्होंने सम्राट चौधरी की उम्र वाले मामले में किया है, जिससे विवाद काफी तेज हो गई है। तो अगर ऐसा होता है तो आगे बहुत कुछ होगा क्राइम की दुनिया में और कई बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आएंगे बिहार के। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप आगे और भी किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं उसके बारे में ही लिखिए। आप लोगों के लिए ही कहानी लेकर आता हूं, तभी मैं कोई ऐसी कहानी लेकर आ पाऊंगा जिससे हम दोनों ही आपस में काफी कनेक्ट कर सके। और अभी बिहार चुनाव का भी ऐलान हो गया है, 2 फेज में चुनाव होंगे। नवंबर के अंत में एक बार फिर से पता चल जाएगा कि बिहार में अगले 5 साल तक किसका राज रहने वाला है। तो ऐसे में बिहार से जुड़ी काफी कहानी लेकर आऊंगा। जो भी हॉट सीट है, जहां पे बाहुबलियों का राज आज भी कायम है, उन लोगों की भी कहानी लेकर आऊंगा। तो आप अपनी जगह के बाहुबलियों का नाम जरूर लिखिए और किस किस की कहानी देखना चाहते हैं लिखिए। जो भी कमेंट ज्यादा आएगा वो कहानी लेकर मैं जल्द से जल्द आऊंगा। बाकी आप देखते रहिए पंचम प्रकाश की कहानी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।